भारतीय शेयर बाजार को लेकर दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा भरोसा जताया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार अगले 1 साल में मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि वो दौर जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है जब कंपनियों की कमाई यानी अर्निंग्स की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब कमाई में तेजी आने की उम्मीद है जो बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। प्रवीण सर, मॉर्गन स्टैनली को क्यों लग रहा है कि भारत जो है इतना बुलिश होता हुआ दिख रहा है, जिस समय कि हम लोग लगातार डेली हम लोग जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज़ की बात करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल तक की भी मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था, न्यूज़ रूम में भी बात कर रहा था, आप कह रहे कि विशाल अभी भी जो लड़ाई थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। हर लोग जो है एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बात जो है आती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी प्रतिदिन स्टेटमेंट आ रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा, पहला ट्रांच हो जाएगा, लेकिन अब तक सुनते सुनते 1 साल का समय जो है वो बीत गया है। सर, क्या है लेटेस्ट अपडेट और इस कहानी को कैसे देखें? नहीं, देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी रिपोर्ट दी है भारत को लेकर, उसमें एक बात जो पकड़ने वाली है या समझने वाली है, वो उन्होंने कहा है कि साहब इतने पीरियड में जिस तरह से बाज़ार गिरा है और चीज़ें हुई हैं, उसने वैल्यूएशंस को और इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है उन दोनों को एक एक्सट्रीम उससे पीक से ले जाकर नीचे लाया है। वैल्यूएशंस को अब तक जो 1.5-2 साल पहले तक का अगर आप भारत का बाज़ार देख लीजिए तो उसको बहुत महंगा माना जा रहा था कि भारत का बाज़ार बहुत महंगा है जी। बहुत ऊंचे लेवल पर मार्केट है, और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी लगातार जो है वो तब बुलिश था, अब एकदम बेरिश दिखाई देता है। घरेलू इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। अब माना ये जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि ये पूरा का पूरा मामला कूल डाउन हुआ है। अगले 4 से 5 साल में जो रिदम देसाई हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मॉर्गन स्टैनली के एमडी हैं, उन्होंने ये बोला कि अगले 4 से 5 साल में भारत पूरे दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव बाज़ार साबित हो सकता है। तो ये दो तथ्य जो है विशाल, वो महत्वपूर्ण यहाँ पे नजर आते हैं। सर, तो अब क्यों लग रहा है बुलिश मॉर्गन स्टैनली को? कुछ पॉइंट्स है वही प्रोविंस से समझ लेते हैं। देखिए, एक तो कहा जा रहा है सर कंपनियों की कमाई में तेजी आने की उम्मीद है। करीब पिछले जो 6 महीनों से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ थी वो कमज़ोर थी। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो सुस्ती जो है वो अब खत्म होगी। इसके अलावा फिर कहा जा रहा है कि आरबीआई और सरकार की नीतियों से जो है वो सहारा मिलता हुआ दिख सकता है, और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मजबूत बनी हुई होगी। इस वजह से जो है चीज़ें जो है इनको बेहतर नज़र आ रही है। कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, देखिए, अब मई के नंबर आए हैं कार सेल्स के। जी, कार सेल्स के मई के नंबर बताते हैं कि इस पूरी अनसर्टेनिटी में 37% कार सेल्स की जो है कार सेल्स बढ़ी है 37% सेल्स बढ़ी है। और ये बताती है कि जितना क्रूड महंगा, बाकी अनिश्चितता के दौर में भी लोगों ने अपनी कार, चूंकि भारत के अगर संदर्भ में आप देखेंगे तो एक महंगी खरीदारी है, घर और गाड़ियाँ, ये दो भारतीय कंज्यूमर्स के सेंटीमेंट को समझने के लिए, घर चूंकि और ज़्यादा बड़ा सौदा हो जाता है, लेकिन कारों की सेल से पता चलता है कि लोग क्या किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी मजबूत बनी हुई है, ये विशाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए, अब किन सेक्टर्स में दिख रहा है सबसे ज़्यादा दम, ये हम कर लेते हैं डिस्कस। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि आने वाले वर्षों में बड़े निवेश जो हैं इन सेक्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, डाटा सेंटर्स, फर्टिलाइजर्स और एआई से जुड़ा जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वहाँ इनको जो है तेज़ी आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा कौन से जो सेक्टर्स इनको खासा इनको जो है पसंद आ रहा है वो है फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है इनका फोकस है, और कहाँ ये जो सतर्क रुख अपना रहे हैं ये भी जान लीजिए। एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर से इन्होंने तौबा कर लिया है। अब सेंसेक्स को लेकर भी इनका अनुमान है। सर, मैं चाहूँगा कि आप बताइए सेंसेक्स का क्या लेवल है जो पहुँचने की उम्मीद कही जा रही है। 89,000 के आसपास की संभावना जताई जा रही है। करंट लेवल से अच्छी है, स्पाइक की बात है, लेकिन अब तो ये हो गई टारगेट्स की बात, लेकिन खतरों पर भी जो है हम बात करेंगे आपसे सर, क्योंकि खतरों पर जो है आपसे बेहतर विश्लेषण कोई नहीं करता। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये 4 फैक्टर्स जो है इनको भी डराते हुए नजर आ रहे हैं। तो 89,000 का जो लेवल इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन कुछ डरावनी बात है, उन पर भी फोकस करना होगा। नहीं, बिल्कुल, कुछ चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, जैसे विदेशी निवेशकों की या एफआईआईज़ की बिकवाली, ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जो रकम कभी एफआईआईज़ 1 साल में निकालते थे, उतनी रकम 1-1 महीने में निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बाजार के लिए बना हुआ है। तमाम तरह के रिफॉर्म की बात की जा रही, सरकार खुद भी इस कोशिश में है कि ऐसा कोई रिफॉर्म न छूटे जिसकी वजह से बाज़ार में या स्टेबिलिटी आए या विदेशी निवेशक वापस लौट सकें। तो सरकार भी लगी हुई है। कई बातें ये आती कि टैक्स सरकार कम करे, मार्केट पे टैक्स कम करे,
कई खबरें इस तरह की कि सरकार कुछ बड़ा बाजार पर टैक्स को लेके कुछ बड़ा फैसला करने के मूड में भी है, इस तरह की भी बातें आ रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस है, ये लगातार एक बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। रुपए की गिरावट भी एक भारत के बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि FIIs को कैसे रोका जाए सर? जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आंकड़ों से भी पता चल रहा है कि अगर 6 महीनों में अगर देख लिया जाए सर तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली हो चुकी है फ्रॉम जनवरी टू टिल डेट। सर इनको कैसे वापस लाया जाए, कैसे अट्रैक्ट किया जाए इनको? नहीं देखिए, अभी और ये रिदम देसाई ने भी अपनी जो इंटरव्यू एक दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, आपका US का मार्केट हो गया, AI और टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर, इसकी वजह से यहाँ के बाज़ार अट्रैक्टिव बने हुए थे। AI का बबल अगर शांत होता है, ठंडा होता है, या इन जो AI का पूरा मान लीजिए कि जो है चीज़ें हो जाती हैं मार्केट में, तो उसके बाद भारत के बाज़ार की तरफ फिर रुझान वापस लौट सकता है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ यानी विदेशी मार्केट्स के बराबर अगर भारत का बाज़ार अट्रैक्टिव हो जाए। दूसरी चीज़, सरकार की जो पॉलिसी डिसीजंस है, रिफॉर्म, और उसके साथ अगर मार्केट पर जो टैक्स है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं, वो अगर टैक्स को सरकार कम करती है, हटाती है कम से कम विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। सर मैं आपसे न्यूज़ रूम में जब चर्चा कर रहा था तो AI को लेकर जो अभी आप बात बता रहे हैं कि वहाँ तमाम देशों में वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, तब हमारे जो है दिन अच्छे आएंगे। लेकिन रुचिर शर्मा साहब को इसमें लाना चाहूँगा। रुचिर शर्मा तो कहते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए यार, हम लोग लगार्ड्स हो गए, इसी वजह से हम लोग तो कि इतनी पिछड़ गए कि ताइवान का बाजार हमें सरपास करता हुआ दिख गया। वहाँ की एक कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी जो उस वहाँ के स्टॉक मार्केट में 42% है, वहाँ उस कंपनी का अच्छा प्रदर्शन होता है, ज़्यादा यूज़ है, उस वजह से वो चमक गया, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अगर तुलना करें आबादी में तो हम 144 करोड़, वो मात्र 2 करोड़ के आसपास है। नहीं बिल्कुल। और अभी खबर मैं एक देख रहा था, दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसका जो मार्केट कैप है वो दुनिया का 6वां बड़ा हो गया। भारत को उन्होंने उस पोजीशन से हटा दिया है। जो रुचिर शर्मा की बात है, जाहिर तौर पर ये बात सच है कि AI में भारत उस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाने में नाकामयाब रहा है। भारत की जो प्रगति है भारत अपनी तरह से कर रहा है, लेकिन चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो या ताइवान जैसा मुल्क हो, इनका जो TSMC है उसका पहले से असल में पूरा का पूरा चिप मार्केट में एक बड़ा जो वर्चस्व है वो रहा है। अमेरिका में NVIDIA का ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है चिप के जरिए, AI के जरिए। तो ये जाहिर तौर पर भारतीय मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हुआ। रुचिर शर्मा की बात जहाँ तक अगर समझा जाए तो वो एक तरह से एक बड़ा मजबूत तर्क है। विशाल, चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।